हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज़ प्रवीण गुप्ता। आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल है, कंसेप्चुअल है। जनरली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं तो बात ऐसे स्टार्ट होती है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल इज मूविंग, तो कब हम पार्टिकल मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते हैं, इस पर क्वेश्चन है। कुछ एग्जांपल्स है, एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है ए रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशंस। अब सोचिए आप, दो स्टेशंस के कंपेयर में कैरिज यानी कि वो डिब्बा कंपार्टमेंट वो तो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। तो जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज हो इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर कैरिज है, कंपार्टमेंट है, तो दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम इस कैरिज को, रेलवे कैरिज, रेलवे कंपार्टमेंट को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा बी पार्ट है ए मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पर, ग्राउंड पर, और साइकिल जो चला रहा है मैन, उस पर एक मंकी बैठा है। तो मंकी को यस, उस सर्कुलर ट्रैक तो बहुत बड़ा हो गया ना, उसकी पैरीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, उसके कंपेयर में साइज ऑफ द मंकी तो स्मॉल है, तो हम मंकी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्लियर है। See example, a spinning cricket ball that turns sharply on a hitting the ground, ग्राउंड से टक्कर की और वहां से शार्पली टर्न हो गई। तो जो शार्प टर्न है वो तो छोटा है और क्रिकेट बॉल भी छोटी है, कंपेरेबल है ये तो यहाँ अब हम क्रिकेट बॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। कब मान सकते हैं? जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिसके भी रेफरेंस में बात हो रही है उस ऑब्जेक्ट की, उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस वेरी स्मॉल हो, तो ही हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या पार्टिकल मान सकते हैं। फाइन। डी पे आइए। ए टम्बलिंग बीकर दैट इज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। एक टेबल है छोटा आपके पास में, उसके किनारे से एक बीकर टर्न हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, लुढ़क रहा है। तो टेबल और वो बीकर के डायमेंशन तो कंपेरेबल है भाई, है कि नहीं? तो टेबल कितना ऊंचा होगा भाई? हार्डली मैक्सिमम 1 मीटर, और क्या है, ठीक है। तो उसकी कंपेयर में बीकर का डायमेंशन कंपेरेबल है, नेग्लिजिबल नहीं है। इसी जगह ऐसे कहे थे कि आपकी छत से, सीलिंग से ये बीकर टम्बल कर रहा है, तो उस केस में आप उस बीकर को स्मॉल ऑब्जेक्ट मान लेते। फिलहाल एक कंपेरेबल है हाइट के कंपेयर में, टेबल की हाइट के कंपेरेबल है ना, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। द पोजीशन टाइम ग्राफ of the two children A and B returning from their school O to their home P and Q, वो फिगर में बताया गया है। फिगर कुछ ऐसा है, देखिए। O स्कूल की पोजीशन है एक्सटी ग्राफ के अंदर। ए का पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। ए का जो घर है वो P बताया गया है। दूसरा B है चिल्ड्रन, उसका घर की पोजीशन है Q। फाइन, ओके। अब वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है A ऑब्लिक B, A और B में से लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन द B और A, यानी A और B में से स्कूल के पास कौन रहता है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, हम स्कूल से घर के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यस और नो। फाइन। अब आप यहाँ देख सकते हो इस ग्राफ में OQ तो लार्जर है OP के कंपेयर में, यानी डिस्प्लेसमेंट या सेपरेशन स्कूल टू होम किसका? B वाले का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है A वाले के कंपेयर में। तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या रहेगा? A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन द B के कंपेयर में A पास में रहता है स्कूल के। ठीक बात है, क्लियर है सभी को। बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन,
अब ये बोला है ए और बी में से कौन स्कूल से पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ग्राफ को गौर से देखिए, ए जो है टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और बी कुछ टाइम ले रहा है उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए स्टार्ट एट टी इक्वल टू 0 वेयर एज बी टेकिंग द सम टाइम आफ्टर। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन द बी। फाइन। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए और बी में से हु इज मूविंग द फास्टर, कौन है तेज चल रहा है। अब एक्सटी ग्राफ के अंदर हम क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व, वो हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है dx by dt। तो यहां हम दोनों का स्लोप देखेंगे, ए वाले का भी और बी वाले का भी। ए मान लीजिए टाइम एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है और बी वाला एंगल बना रहा है θ2। तो आप यहां देख सकते हैं क्या θ2 ज्यादा नहीं है θ1 से, यस। तो हम कह सकते हैं tan θ2 tan θ1 से ज्यादा होगा, यानी कि v2 इज मोर देन v1, बी की स्पीड ए से ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वॉक्स फास्टर देन द ए। क्लियर हो गया सभी को? डी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और द डिफरेंट टाइम। अब आप देख सकते हैं कि पोजीशन ऑल दो पी एन क्यू की अलग अलग है, लेकिन बी तेज चलता है, दोनों अपने पोजीशंस पर एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यस और नो। टाइम ऑफ रीचिंग द होम जो है टी ए और टी बी का बराबर है, एक ही टाइम पर तो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, यस और नो। तो आंसर क्या रहेगा, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए और बी बीच में रास्ते में एक दूसरे को कितनी बार ओवरटेक करते हैं, ये पूछा। तो साफ जाहिर है, देखिए एक बार नजर आ रहा है ओवरटेकिंग, यस और नो। इस पॉइंट के ऊपर एक ही बार बस ओवरटेकिंग हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ए ओवरटेक बी ऑन द रोड वंस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने, एक विमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM पर और वॉक करके चलती हैं, जिनकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर, एक सीधी सड़क पर ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर। फिर अपने ऑफिस रहती हैं 5 PM तक और 5 PM पर स्टार्ट होती हैं घर के लिए एक ऑटो से जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर एक एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए बोला है। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम पहले ऑफिस तक जाने में कितना लग रहा है, और आफ्टर दैट 5 बजे बाद जब ऑटो से आती हैं तो फिर कितना लग रहा है टाइम। ठीक है, फिर अपन एक्सटी ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले टाइम टेकन टू वॉक और होम टू द ऑफिस, सिंपल डिस्टेंस और स्पीड करेंगे अपन। डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा 1/2 आवर, यानी 30 मिनट्स में ऑफिस पहुंची हैं चल के। ठीक है, ओके। अब बात हो रही है टाइम टेकन बाय द ऑटो टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस टू द होम इवनिंग के अंदर। तो दोबारा से डिस्टेंस और टाइम लगाएं, डिस्टेंस तो वही है 2.5, अब स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1/10 आवर्स होगा, यानी कि आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मिनट में वो ऑटो से घर आ जाती है, राइट। तो चलिए अब एक सूटेबल एक्सटी ग्राफ अपन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 AM पर स्टार्ट होंगी, ओके, 5 बजे तक रहेंगी ऑफिस और 6 मिनट लेंगी वापस आने में, तो 5:06 पर वापस आएंगे। 2.5 किलोमीटर दूर उनका ऑफिस है। तो सबसे पहले वो चल के गई, आधा घंटा लगा था, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, यस और नो। फिर 5 बजे तक ऑफिस रहेंगी, यानी स्टेशनरी रहेंगी, तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक बात है। फिर ऑटो से वापस आई तो 6 मिनट लगे हैं, तो ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका एक ग्राफ होगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है और 3 स्टेप बैकवर्ड, फिर दोबारा से 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड, बार बार इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। हर स्टेप 1 मीटर है और उसे चलने में 1 सेकेंड लगता है। एक स्टेप 1 मीटर को चलने में कितना लगता है, 1 सेकेंड।
तो हमें उसके मोशन का एक्सटी ग्राफ बनाना है। दूसरा 13 मीटर दूर एक गड्ढा है स्टार्ट से, जहां से वो स्टार्ट होता है ट्रंक कट, उसमें गिरने में कितना टाइम लगेगा। दो चीजें इसमें पूछी गई है, एक तो ग्राफ और उस गड्ढे में जो 13 मीटर दूर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, उसमें गिरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले तो पूरे प्रोसेस में देखते हैं कि गड्ढे तक कितना टाइम लग रहा है ना। सबसे पहले 5 मीटर फॉरवर्ड चलेगा, हर एक स्टेप को चलने में 1 सेकंड लगता है, दे रखा है तो 5 सेकंड होंगे फर्स्ट 5 मीटर में। फिर बैक आएगा 3 मीटर तो 3 सेकंड लगे। तो अल्टीमेटली 5 मीटर फॉरवर्ड 3 मीटर बैकवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर। इस 2 मीटर को चलने में कितना टाइम लगा, टाइम तो आगे ही बढ़ता है, वो हमें ऐड ऑन करना होगा 5 सेकंड एंड 3 सेकंड 8 सेकंड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, उसमें चलने में कितना टाइम लगेगा 8 सेकंड। क्लियर है? ओके। फिर नेक्स्ट 2 मीटर की बात करें हम, 2 मीटर चलने में कितना लगेगा उसको 8 सेकंड। तो 4 मीटर चलने में कितना लगेगा 16 सेकंड। 2 ऐड करते जाएंगे, 2 मीटर चलने में अल्टीमेटली हमने फाइंड कर लिया 8 सेकंड लग रहा है। तो नेक्स्ट ऐड ऑन करें 2 मीटर यानी 4 मीटर चलने में टोटल टाइम कितना हो गया 16 सेकंड। इसी तरीके से 6 मीटर 8 सेकंड ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 सेकंड। और फाइनली 8 मीटर चलेगा तो 32 सेकंड। हम काफ़ी क्लोज हैं 13 मीटर के, है ना। अब 5 मीटर और जाना है, समझ में आ रही बात। अब इन द नेक्स्ट 5 सेकंड जो ड्रंकर्ड है 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टोटल हो जाएगा 13 मीटर और फॉल इनटू द पिट, यस और नो। तो नेट टाइम टेकन बाय द ड्रंकर टू कवर द 13 मीटर 32 तो पहले हो गया था, बस ये फॉरवर्ड 5 मीटर और चलना था उसे, तो 5 ऐड ऑन कर देंगे तो कितना हो गया 37 सेकंड। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि 37 सेकंड के अंदर ड्रंकर्ड पिट में गड्ढे में गिर जाएगा। अब बारी है एक्सटी ग्राफ की। अब ये हमने स्केल्स पे बनाया है 0 से 40 सेकंड और यहाँ हमने ले लिया है 0 से 14 मीटर, था ना। 13 मीटर दूर गड्ढा है, क्लियर है। ओके, सबसे पहले फॉरवर्ड चला था 5 मीटर, कितना लगा था 5 सेकंड। फिर बैकवर्ड आया तो 2 मीटर रह गया था डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर बैकवर्ड आया तो, राइट। तो ये टोटल टाइम कितना लग गया था 8, क्लियर है। यही कहानी थी हमारे पास में। ओके, फिर फॉरवर्ड गया 5 मीटर तो 5 2 + 5 करेंगे तो 7, ये स्केल पे 7 दिखाने की कोशिश की हमने, राइट। और जैसे 8 में 5 ऐड ऑन करेंगे तो ये 13 सेकंड हमने यहाँ पर दिखाया स्केल पे। फिर वो बैकवर्ड आया तो अभी ये 4 मीटर रह गया नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर इसी तरीके से ऐड ऑन करें अपन, 4 के बाद में 5 ऐड करें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो ये 9 मीटर। और यहाँ ये जो 16 है इसमें हम 5 सेकंड ऐड ऑन कर देंगे तो 16 + 5 कितना हो गया 21 सेकंड तक का ग्राफ हमने बता दिया यहाँ पर। अब 3 मीटर बैकवर्ड आएगा वो, तो हमारे पास अल्टीमेटली नेट डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 6 और इसमें टाइम हो गया हमारे पास में 21 में 3 ऐड ऑन कर दिया तो 24, क्लियर है। अब फिर 5 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 24 + 5 कितना हो गया 29 और 6 में 5 ऐड ऑन करेंगे तो 11 मीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास में, ठीक है। फिर 3 मीटर बैकवर्ड तो 3 मीटर बैकवर्ड आया तो 29 + 3 32 सेकंड आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 8 हो गया हमारे पास में। फिर 5 मीटर फॉरवर्ड 8 + 5 कितना हो गया 13 मीटर गड्ढे में गिर जाएगा। 32 हो चुके थे, 5 सेकंड ऐड ऑन करेंगे तो ये 37 आ गया। तो ये हमारा एक्सटी कर्व हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आपके सामने है। ए कार मूविंग अलोंग ए स्टेट हाईवे, स्पीड है 126 km/h, is brought to stop within a distance 200 मीटर, 200 मीटर पर रुक जाती है। What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop?
कार की स्पीड थी 126 किलोमीटर पर आवर और 200 मीटर पे रुक जाती है तो रिटार्डेशन है, उसको यूनिफॉर्म मानना है, कांस्टेंट मानना है अपने को। तो टाइम कितना लगा, ठीक है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना है 126 किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 7 जा हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा, है ना। जब भी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब कार रुकेगी तो 0, ठीक है। डिस्टेंस हमारे को दे रखी है 200 मीटर। तो अब और ए हमको फाइंड करना है, तो क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा काम कर जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यस और नो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, 0 यू स्क्वायर प्लस 2s, तो मेरे पास में ये आ गया, तो ए हो गया माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। यू एंड एस की वैल्यू हमारे पास है, रखते हैं अपन, u 35 इंटू 35 और s है 200, जो कट हो सकता है कर दें, 5 से कर दें, 5 से बन जा, और ये 40 हो जाएगा हमारे पास में। अब 5 से इसको भी कट करेंगे तो 7 हो गया, ये भी 5 से कट हो जाएगा, 5 8 जा, क्लियर है, और तो कुछ कट होगा नहीं। तो ऊपर तो हो गया है 49 और नीचे कितना हो गया है 16। तो आप आगे सॉल्व करें तो लगभग आएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये हमने फाइंड कर लिया, हमें अल्टीमेटली रिटार्डेशन फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 126 किलोमीटर पर आवर यानी 35 मीटर पर सेकेंड, ओके, और फाइनल वेलोसिटी थी 0। तो हमें चाहिए टाइम टेकन बाय द कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट में आने में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब लगा दें अपन, जैसे ए आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो टी क्या हो गया हमारे पास में -u/a, वैल्यू रख दें, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35/49 इंटू 16, ये 7 के टेबल से कट करते हैं अपन, तो ये 7 हो गया हमारे पास, तो 80/7 यानी 11.44 सेकंड आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमें दो इक्वेशंस लगानी हुई इस क्वेश्चन में। आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताते हैं, आप चाहें तो दूसरे शॉर्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। आप सिंपली लगाइए, आपको तो सीधा टाइम चाहिए ना, कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यू वी तो आपका 0 है, वी तो आपका है 0, देखिए कितना इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो टी हो गया हमारा 2s बाई यू, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 200 और u हमारे पास में कितना है 35, ठीक है। अब जो कट होता है कट कर दें, 5 की टेबल से हो जाएगा ये 7 और ये हो गया मेरा 40। तो देखिए टाइम कितना आ गया हमारे पास में, डायरेक्टली फटाफट से 80/7, क्या वही आ गया सेकंड, यानी जब सॉल्व करेंगे तो 11.44 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड रहेगा, आप कर सकते हैं इससे भी। क्लियर है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड, यहाँ से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। भाई एक्सेलरेशन तो क्या है, जी की वजह से, दैट इज डाउन, वो तो डाउनवर्ड ही होगा, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी हम क्या कहेंगे डाउनवर्ड। क्लियर रहती बात, ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of the motion। हाईएस्ट पॉइंट बोल रहे हैं आप, तो वहां से तो टर्निंग बैक होगी, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और स्टिल एक्सेलरेशन तो वही जी रहेगा, यस और नो। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी तो बॉल क्या हो जाती है 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, दैट इज स्टिल एग्जिस्ट, वो रहेगी कांस्टेंट रहेगी, जो जनरली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को।
क्वेश्चन का सी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का सी पार्ट है, हमें चूज करना है x इक्वल टू 0 मीटर और t इक्वल टू 0 वो लोकेशन जबकि बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। दूसरी बात, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है। उसके बाद हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन चाहिए, ऐसा मानते हुए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन के दौरान। मान लीजिए बॉल है यहाँ से ग्राउंड लेवल से हम यहाँ से थ्रो करने जा रहे हैं, ठीक। तो बॉल आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगी, वेलोसिटी 0 उसकी। अब रास्ते में किसी पी पॉइंट अपवर्ड मोशन है इसका, जहां हमें पोजीशन और डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बॉल आएगी, ऊपर लौटकर वापस भी आएगी, यस और नो। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने कोई क्यू पॉइंट मान लिया है इसका। मोशन एग्जैक्टली कुछ ऐसा होगा, ऊपर गई बॉल और डाउनवर्ड आई। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा ये, इसको हमें ओरिजिन मानना है, x0 और t0 मानना है। यहाँ पर ये मान लिया हमने x0 t0। फिर हमें साफ साफ बोला है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है। तो नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानना है और ऊपर मानना है माइनस एक्स एक्सिस। ये सारी कहानी है इसमें। ओके, अब चलते हैं अपन। अपवर्ड मोशन के दौरान हमें साइन चाहिए पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। देखिए जैसे पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर यदि मेरे को पोजीशन की बात करना है तो पी पॉइंट पर पोजीशन क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। क्यों? कि ये x इक्वल टू 0 है और इसके नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अभी तो x इक्वल टू 0 के नीचे ही है ना पी पार्टिकल, यस। तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन इसकी पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ओके। वेलोसिटी की बात करें अपन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन क्या माइनस की तरफ है, तो इसको हमें नेगेटिव करना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड है तो उसको मेरे को पॉजिटिव कहना पड़ेगा। क्लियर हो गई यार बात? अब आ जाइए क्यू पॉइंट के ऊपर। क्यू पॉइंट पर है क्या, पोजीशन। देखिए फिर से x इक्वल टू 0 के नीचे की तरफ है ये, तो ये पॉजिटिव ही कहलाएगी पोजीशन। तो यस और नो। अब एरो की डायरेक्शन देखिए, इसके मोशन की डायरेक्शन वो भी प्लस डायरेक्शन में, तो वो भी पॉजिटिव होगा। और जी तो डाउनवर्ड होता ही होता है। तो यानी कि तीनों चीजें, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबके सब क्या होंगे इस केस में, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब आइए इसके डी पार्ट पर, जबकि बॉल को थ्रो किया गया है 29.4 मीटर पर सेकंड से। आपसे बोला गया है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज और आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। जी को लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एयर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी देखिए, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो गई उस समय, 0 मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट चाहिए अपने को, है ना। एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, राइट। तो 2gh होगा u स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। अब वैल्यू रखने की बारी है। u कितना है 29.4, 9.8, ठीक है। अब देखिए 7 के टेबल से आप कट कर सकते हैं इसको, या डायरेक्टली 9.8 को 3 टाइम्स कर दें तो 29.4 आए। आपको ऐसा नहीं सूझे कि 9.8 से करना है, 7 की टेबल से कट करके देख लीजिएगा तो फिर 3 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसको 2 से कट कर देंगे तो 14.7 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें अपन, 3 इंटू 14.7, तो इट्स कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट बॉल जो ट्रेवल करेगी वो कितना होगा, 44.1 मीटर। ये डी पार्ट था क्वेश्चन का। अब हमें ये भी पूछा था कि वापस आने में टोटल टाइम कितना है। इनिशियल वेलोसिटी 29.4, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 मैक्सिमम हाइट के ऊपर। एक्सेलरेशन को माइनस जी लेंगे, अपर डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन मोशन को पॉजिटिव ले लें अपन, तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन को माइनस कह दिया हमने। फाइन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम आ जाएगा कि मैक्सिमम हाइट तक कितना, फिर उसको डबल कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, u बाई जी। यू एंड जी दोनों आपके पास है, रख दीजिए।
अभी देखा था हमने, ये कट करने पर 3 टाइम चला जाता है, ये सुनो। और हमें पता है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। ऊपर जाने में बॉल को जितना टाइम लगता है, वापस आने में भी उस लेवल तक उतना ही टाइम लगेगा। तो कैपिटल टी यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 3 + 3 यानी 6 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब उनका अपने को रीजन विथ एग्जाम्पल देना है कि ट्रू एंड फॉल्स हैं वन डायमेंशन मोशन के लिए। ए पार्ट है, विथ जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है पार्टिकल की स्पीड तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो? यस, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपन वर्टिकली थ्रो करें, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा अपन ने, तो स्पीड तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है, लेकिन वहां पर एक्सेलरेशन तो तब भी रहता है डाउनवर्ड जी के बराबर। यस और नो? बी स्टेटमेंट, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं, ये गलत बात है। स्पीड तो क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर मैग्नीट्यूड ही आपका जीरो हो गया तो फिर वेलोसिटी को तो जीरो होना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या करेगी? क्लियर है? अब क्वेश्चन का सी पार्ट पे चलते हैं। पर क्वेश्चन का सी पार्ट क्या कहता है कि विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वन डायमेंशन मोशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यस, इट्स ट्रू। एग्जांपल के लिए कार है, एक स्टेट हाईवे पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, स्पीड भी नहीं चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक बात है। अब क्वेश्चन के डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट कहता है हमको कि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, किसी का पॉजिटिव वैल्यू हो तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? हमेशा हमेशा नहीं होगा ये पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, और एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू है, आप एक्स एक्सिस पर बनाओ टाइमलाइन, ये मान लीजिए ओरिजिन है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ये है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अब स्पीड तो कम होगी। ये ए अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कम होगा। ये सुनो, सहमत हैं बात? दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, अपन ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है कि आप किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और जी डाउनवर्ड है, तो स्पीड बढ़ती थोड़ी है, कम होती है ना। हाँ, ये ठीक होगा जबकि आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे कि टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, उस केस में होगा। लेकिन हमेशा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बस एक्सेलरेशन की बात की है इन्होंने कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें आंसर देना है कि ये फॉल्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक बॉल को 90 मीटर की हाइट से, फ्लोर से 90 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, हर बार कोलाइड करती है और 1/10 ऑफ स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि फिर ये हाइट कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, 0 से 12 सेकेंड के बीच में स्पीड टाइम ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो हर बार हमें ये स्पीड और टाइम्स को फाइंड करना होगा। पहले ये टाइम और स्पीड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसके बाद में फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टी नॉट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द फ्लोर फर्स्ट टाइम, जब ये हिट किया तो टी नॉट कितना हुआ हमारे पास में। वो हम सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, यू जीरो है स्टार्टिंग में, तो ये आ जाएगा 2h/g, याद रख सकते हैं स्क्वायर रूट में, वैल्यू रख दें इसमें, कट कर लीजिए इनको, आराम से कट हो जाएगा। हमने कैसे किया है बताएं आपको। पहले ये डेसिमल हटा दिया यहाँ से, ये डेसिमल हटाया तो ये जीरो बढ़ गया ऐसा, उसके बाद में 2 की टेबल से ये 49 हो गया। ठीक है ना, तो 900 का स्क्वायर रूट 30 और 49 का ये 7 आ गया हमारे पास में। तो जब डिवाइड करते हैं तो 4.28 सेकंड लग रहा है स्ट्राइक करने में। ठीक है, अब
स्पीड ऑफ द बॉल, ये वी नॉट की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब स्ट्राइक कर रही है बॉल तो कितनी स्पीड से। तो आप थर्ड इक्वेशन मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से करें तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, राइट। 0 ये 10 है मेरे पास में, 98 मान लीजिए इसको, तो 2 इंटू 49 कर देंगे तो स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 7 और ये 3, तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2 इंटू 7 इंटू 3 यानी 42 मीटर पर सेकेंड। तो वी नॉट आ गया हमारे पास में। अब ये 42 आ गया और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/10 इसका कम हो जाएगा, फिर v1 बन जाएगा। जब हमें v0 पता हो गया है तो v1 पता कर लेंगे अपन कि फर्स्ट कॉलिजन के बाद में इसकी स्पीड क्या होगी। 1/10 कम कर देंगे उसमें से, तो v0 आ गया था 42। 42 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4.2 यानी 37.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई हमारे पास में। अब ये इतनी स्पीड से ऊपर जाएगा और t1 टाइम लेगा टॉप मोस्ट तक जाने में बॉल। तो टाइम कितना लग रहा है वो t1 फाइंड करें फर्स्ट कॉलिजन के बाद में, तो v1/g कर दें फर्स्ट इक्वेशन से अपन वैल्यू रख देते हैं, तो ये 3.85 सेकंड आ जाएगा। कैसे आया है ये देखिए, पहले तो आप डेसिमल हटा दीजिए, एक के बाद डेसिमल हटा दीजिए, फिर 14 की टेबल से कट कर दीजिए 7 और ऊपर आ जाएगा 27, तो 3.85 सेकंड आ जाएगा। करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके फाइन। अब ऊपर तक जाने में जितना बॉल को टाइम लगता है वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता है, तो 3.85 सेकंड ही दोबारा बॉल लेगी। जितनी स्पीड से ऊपर गई है ये 37.8 और 37.8 से ही वापस आएगी, यस और नो। तो टाइम 3.85 सेकंड ही लगना है और बॉल जब आएगी सेकंड कॉलिजन से पहले इसकी स्पीड इतनी होगी 37.8। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकंड कॉलिजन से पहले पहले की सारी बातचीत हो गई है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द सेकंड कॉलिजन हमें पता है 1/10 कम हो जाती है, तो फिर 1/10 कम कर दें v1 में से, तो 37.8 माइनस 3.78 यानी 34.08 मीटर पर सेकंड से बॉल सेकंड कॉलिजन के बाद ऊपर की तरफ चलेगी, जिसको v2 कह रहे हैं हम। अच्छा, अभी तक टोटल टाइम elapsed टिल द सेकंड कॉलिजन तक कितना टाइम लग गया है देखिए, t0 प्लस 2t1, यस और नो। तो हमने देखा था 4.28 सेकंड लेकर नीचे आ रही थी और ये t1 था 3.85, तो ये आ गया 11.98 यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 सेकंड आप कह सकते हो। आपको 12 सेकंड तक का ही यहाँ पर हिसाब किताब देना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो आगे की बात अपन को करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। किस किस के बीच में बनाना है हमको? स्पीड टाइम 0 से 12 सेकंड के बीच में, ठीक है। और हमने देख लिया कि सेकंड कॉलिजन तक ही इतना टाइम इन्वेस्ट हो चुका है 12 सेकंड, तो आगे की बात नहीं कर रहे हैं अपन। अब क्या क्या हुआ था उसको रिवाइज कर लेते हैं। बॉल 90 मीटर से जब आई थी तो फर्स्ट कॉलिजन हुआ था 40, स्पीड थी 42 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा था 4.28 सेकंड, ठीक है। जस्ट आफ्टर फर्स्ट स्पीड 1/10 कम हो गई थी, टाइम लगा 3.85 सेकंड, टॉप तक जाने में इतना ही टाइम लेकर बॉल वापस आई थी और फिर स्पीड 1/10 कम हो गई थी, 34.02 मीटर पर सेकंड से बॉल वापस जा रही थी। तो चलिए अब प्लॉट करते हैं अपन। देखिए स्केल हमने कैसे लिए हैं समझ लीजिए। 12 सेकंड जो कि 11.98 के पास में है अप्रॉक्स, और ये 42 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड है, उसके बाद तो कम होती ही जा रही थी, यस और नो। तो सबसे पहले तो देखिए 4.28 सेकंड लिया था और स्पीड पकड़ी थी 42 मीटर पर सेकंड, तो एक स्ट्रेट लाइन ये बनाई हमने। स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन तो g के बराबर होगा 9.8, तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन होगी, कोई कर्व नहीं होगा, ठीक बात है। उसके बाद में देखिए 4.28 सेकंड के बाद में जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी हो गई है कम 37.8। अब ये ग्राफ स्टार्ट हो गए 37.8 से, राइट। और टाइम है 3.85, तो 3.85 एड ऑन कर दें अपन
4.28 में, तो ये 8.13 आ जाता है। तो यहाँ वेलोसिटी हो गई है 0 टॉप पर, तो ग्राफ में यहाँ स्पीड को 0 दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद में इतना ही टाइम लेगी और इसकी स्पीड दोबारा से 37.8 हो जाएगी। ठीक बात है, यस और नो। और टाइम हो गया 11.98, जो कि लगभग 12 सेकंड के आसपास है। तो क्लियर हो गया इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने है। एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ए पार्ट है क्वेश्चन का, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको समटाइम कॉल्ड डिस्टेंस over an interval of the time, and the total length of the path covered by the particle over the same interval. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी टाइम इंटरवल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पार्टिकल हो सकता है टर्न बैक हो रहा है, उससे मतलब नहीं है इनिशियल और फाइनल पॉइंट या पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, ओके। whereas the total path length of the particle is the actual path length. मान लीजिए एक सर्किल के अंदर कोई टर्न कर रहा है, तो सर्किल का लेंथ पेरीफेरी 2πr वो होगा उसका डिस्टेंस। whereas the displacement सर्किल वाले केस में कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज एक पार्टिकल है, ए से बी जाता है, फिर वापस लौटता है, टर्न बैक होता है पॉइंट सी की तरफ, और टोटल टाइम लग रहा है उसको टी। कुछ मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन पर बात हो रही है, ए पॉइंट से पहले बी तक जाता है और फिर बी से वापस टर्न बैक होता है, पॉइंट सी के लिए आता है, और टोटल टाइम लग रहा है इसमें टी। तो अगर हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बोला जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट तो ये है हमारा, इनिशियल पॉइंट तो ये है इनिशियल, और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात है। लेकिन अगर टोटल पाथ लेंथ बोलेंगे तो एक्यूरेटली पाथ जो ट्रेवल किया गया है, पाथ फॉलो किया गया है, उसको लेना पड़ेगा, पहले ये वाला और फिर ये यहां से यहां तक। तो ये एक्चुअल हमारा जो पाथ लेंथ है वो टोटल पाथ लेंथ कहलाएगा, जो डिस्टेंस भी कहलाता है। ठीक बात है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किससे, टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस से। ये कब बराबर हो सकता है कि पार्टिकल अगर टर्न बैक नहीं हो रहा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तभी ये बराबर होगा। फाइन। बी पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब हमको डिफरेंस बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ द टाइम, और एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम। क्या इसमें कोई डिफरेंस है, इसमें बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अच्छा, दूसरा बोल रहे हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एग्री। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस केस में हमने लिया था कि एक पार्टिकल हमारा ए से बी गया और फिर कम बैक रिटर्न बैक हुआ सी को। पार्टिकल ए पर आया, फिर बी तक गया, फिर टर्न बैक हुआ सी पॉइंट पर। अब हम यदि फाइंड करना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहलाएगा वो, एसी डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसी डिवाइडेड बाय द टी। ओके। यदि हम एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहेंगे तो एक्चुअल लेना पड़ेगा पाथ लेंथ ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय द टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका कि टोटल जो पाथ लेंथ है वो तो हमेशा ज्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड जो होगा ग्रेटर होगा, इक्वल हो सकता है पर्टिकुलर, जैसे इस एग्जांपल में तो नहीं होगा कि पार्टिकल टर्न बैक नहीं हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक व्यक्ति वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, अपने घर से मार्केट जो कि 2.5 किलोमीटर है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से। मार्केट बंद पाया उसने,
ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक्स बैक टू द होम, अपने घर की तरफ लौट गया। इस बार स्पीड ज़्यादा है, लौटते समय स्पीड ज़्यादा है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल में 0 से 30 मिनट्स, 0 से 50 मिनट एंड 0 से 40 मिनट। ठीक है, मान लो ये घर की पोजीशन है, यहां से स्टार्ट करता है, ये मार्केट की पोजीशन है। टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम होम टू द मार्केट निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर और उसकी जाने की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो हाफ आवर यानी 30 मिनट्स लगे मार्केट तक जाने में। ठीक बात है। अब टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम मार्केट टू होम, जब लौट कर आया, जब मार्केट बंद था तो उसकी स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा 7.5 का डिवाइड कर दें हम 1/3 आवर्स, मिनट्स में बात करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 20 मिनट्स, टाइम कम लगा है हमारे पास में। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन बाय द मैन होम टू द मार्केट देन रिटर्न टू द होम, दोनों को सम अप कर लें, कितना हो गया 50 मिनट्स। अगर आवर में बात करना होगा तो 60 डिवाइड करेंगे 5/6 आवर्स। क्लियर है इतना। हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले मार्केट जाने में टाइम 30 मिनट्स, लौट के आने में 20 मिनट, और टोटल इस जर्नी के अंदर टाइम कितना लग रहा है, टोटल इस जर्नी में यहाँ से वापस लौट के आने में यहाँ तक, ये है 5/6 आवर्स यानी कि 50 मिनट्स। ओके, अब एक एक पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले 0 से 30 मिनट्स की बात करते हैं। तो 0 से 30 मिनट्स की बात करें हम, तो वो 30 मिनट्स में तो मार्केट की पोजीशन पे था 30 मिनट पे, तो यस और नो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो ये तो 2.5 किलोमीटर है, हाफ आवर तो 5 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वही आ गया है। इसमें एवरेज स्पीड की वैल्यू भी उतनी आनी है क्योंकि यहां तक तो टर्न बैक हुआ ही नहीं है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई हाफ यानी 5 किलोमीटर पर आवर। घर से और मार्केट तक जाने में उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछें या एवरेज स्पीड, दोनों का आंसर कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है ना। पहले ऐसे गया, फिर वहां से अभी बस यहाँ से घर से और मार्केट तक गया, उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगा, कोई इशू नहीं है ना। अब बात करते हैं 0 to 50। हमने देखा था 20 मिनट्स उसको वापस आने में लगा था, यानी दोबारा घर आ जाएगा वो वापस लौट के, यस और नो। मार्केट गया और मार्केट से वापस घर पर पहुंच गया, 50 मिनट में दोबारा घर पर पोजीशन होगी उसकी, 50 मिनट में ही रिटर्न टू हिज होम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया इसका, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 0 कहलाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड में टोटल पाथ लेंथ ली जाती है, 2.5 प्लस 2.5 करना होगा, 5/6 या 5 से 5 कट कर देंगे अपन, तो 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी, ऑल्दो एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी 0। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं, 0 to 40 मिनट्स। इसका मतलब यहाँ 30 मिनट पे था, फिर लौट के आएगा 10 मिनट में, मार्केट से घर के रास्ते पे होगा वो। सबसे पहले ये 30 मिनट्स लगे मार्केट तक, फिर यहाँ से कहीं बीच में वो आ गया ये 10 मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन फ्रॉम मार्केट टू होम इन नेक्स्ट 10 मिनट, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। बाकी तो सब पता हमको। लौटते समय उसकी स्पीड क्या थी 7.5, 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज किया, 60 का डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो 1.25 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ये इस तरफ चल लेगा, 1.25 किलोमीटर। ठीक है ना। अब 40 मिनट्स को आवर में चेंज करें तो 2/3 आवर्स आ गया। निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल, ये इनिशियल है फाइनल के बीच का मिनिमम, तो केवल ये डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस करना होगा 2.5, टोटल तो 2.5 है, माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई 2/3, 1.25 डिवाइडेड बाई 2/3, 3 ऊपर जाएगा, इतना डिवाइड कर लें तो दिस मच किलोमीटर पर आवर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ, इसमें हम एड ऑन करेंगे 2.5 में 1.25 का,
तो ये हमारे पास में आ जाता है 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड में। एग्री। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 9 और 10 में हमने डिफरेंशिएट किया था एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में, लेकिन ये इस तरीके का डिफरेंशिएट हम नहीं करते हैं, डिफरेंस नहीं देखते हैं जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इस पर डिस्कशन करना है बेसिकली। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड तो ऑलवेज इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब क्या होता है जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, जब बहुत ही कम होता है तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है वेलोसिटी। अब जब डेल्टा टी कह रहे हैं अप्रोचेस टू जीरो, एक पॉइंट मात्र हो गया वो, तो इतने छोटे टाइम इंटरवल में कोई डायरेक्शन उस पार्टिकल की कोई चेंज होती नहीं है, एक पार्ट है ना। तो पाथ लेंथ आइडेंटिकल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही क्या होता है, एक टाइम इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं आप। जब आप एक इंस्टेंट पर बात करते हैं, इंस्टेंट मतलब एक टाइम एग्जैक्टली एक टाइम इंस्टेंट, इंटरवल नहीं इंस्टेंट, तो उस पर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूं तो स्पीड ही हो गई ना, तो वो तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 12, ए से डी तक 4 ग्राफ्स हमको गिवन है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। आपको बचाना है कि विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल मोशन। ओके, जैसे ये वाला ग्राफ एक लूप जैसा बना हुआ है। अब आप देखें एक ही टाइम पर पार्टिकल की एक से ज्यादा पोजीशन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। पार्टिकल की एक ये पोजीशन भी है इसी टाइम पर, एग्जैक्ट 12 बजे आप घर पर भी हैं और इस अपने स्कूल में भी है, ये पॉसिबल होता है। एक ही टाइम पर 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं होती है, बात समझ में आ रही है। तो पार्टिकल कैन नॉट हैव द 2 पोजीशन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाला ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करेगा वन डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। बी पार्ट क्वेश्चन का, अब आपका यहाँ पर है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यहाँ देखिए एक ही टाइम पर पार्टिकल की 2 वेलोसिटीज नहीं हो सकती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, तो एक इंस्टेंट पर एक ही वेलोसिटी होगी ना, 2 वैल्यू थोड़ी हो सकती है। जैसे ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, डायरेक्शन तो वेलोसिटी की प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन एक इंस्टेंट पर तो एक ही वैल्यू होगी, विच एवर दैट इज। तो इसलिए ये ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वीटी ग्राफ किसी स्ट्रेट लाइन के मोशन को डिस्कस नहीं करेगा, वन डायमेंशन मोशन को डिस्कस नहीं करेगा। अब सी पर आते हैं। सी में ध्यान दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती है। आप देखिए नीचे भी जा रहा है ग्राफ आपका, यस और नो। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होता है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन स्पीड टाइम ग्राफ भी वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? ओके। डी, टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में, जरा गौर से देखो इस ग्राफ को। क्या ऐसा नहीं लग रहा पहले तो पाथ लेंथ बढ़ रही है फिर कम हो रही है? एक मूविंग पार्टिकल की पाथ लेंथ तो हमेशा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस, वो डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ, वो बढ़ती हुई चली जाएगी। इसलिए ये भी वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कि पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बताया है एक्स टी कर्व में, और फिर एक पैराबोलिक। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या ऐसा कहना ठीक है कि टी लेसर देन 0 पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और फिर टी ग्रेटर देन 0 पर पैराबोलिक पाथ पर मूवमेंट कर रहा है? नहीं, ये बात गलत है। बेसिकली यहाँ पर तो देखिए टी लेसर देन 0 पर यदि हम बात करते हैं तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है ना।
पार्टिकल की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। तो पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब बात करते हैं t ग्रेटर देन 0 पर। t ग्रेटर देन 0 पर ऑल्दो कर्व हमारा पैराबोलिक है, लेकिन पैराबोलिक x और t के बीच में है, वो टाइम के साथ उसकी पोजीशन पैराबोलिकली चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, स्लोप देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, एक ही सीधी सड़क पे भी बढ़ा सकता है वो, है ना। तो ये बात भी गलत है कि वो पैराबोलिक पाथ में मूवमेंट कर रहा है। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरीके से आएगा। आप छोड़ें इसको टॉप से, कहीं से एक हाइट से, तो हाफ जी टी स्क्वायर एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बोलेंगे आप। और उसका यदि हम कर्व बनाएंगे x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लाइक दिस, तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आएगा, तो कर्व ऐसा आएगा। और पार्टिकल तो सीधा ही आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, यस और नो। तो ये ऐसा नहीं है कि कर्व एक्स टी के बीच में पैराबोलिक है तो पार्टिकल भी पैराबोलिक मूवमेंट करेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट के लिए है। फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, एक पुलिस वैन मूविंग ऑन द हाईवे, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। से चोर की गाड़ी तेज चल रही है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मजल स्पीड का मतलब गन से निकलते समय बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये दो तो आपकी किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? ओके, सबसे पहले मजल स्पीड ऑफ द बुलेट की बात कर लेते हैं, जो कि 150 मीटर पर सेकेंड है आपके पास में। तो अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो मीटर के लिए मैंने 1000 का डिवाइड किया, सेकेंड नीचे है तो ऊपर 3600 कर दिया हमने। अब जो चीज़ें कट हो सकती हैं उनको कट कर लीजिए, 540 आ जाएगा। कैसे कट किया हमने यहाँ पर, देखिए 2 जीरो इससे कट हो गया, ये जीरो ये कट हो गया इससे, राइट। तो 15 को जब 36 से करेंगे तो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई हमारे बुलेट की किलोमीटर पर आवर में। फाइन, अब इफेक्टिव स्पीड ऑफ द बुलेट, इफेक्टिव स्पीड का मतलब ये जो गन है वो कहाँ है, पुलिस वैन के अंदर है, तो पुलिस वैन की भी अपनी स्पीड है, तो रिजल्टेंट जो स्पीड है वो तो बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यस और नो। बुलेट की जो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए मजल स्पीड प्लस पुलिस वैन, पुलिस की जो वैन है उसकी स्पीड, तो दोनों को सम अप कर ले अपन, तो कितना आ जाने वाला है 570 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब इसी डायरेक्शन के अंदर थीफ की कार चल रही थी, तो रिलेटिव स्ट्राइक स्पीड, कितनी स्पीड से बुलेट टकराएगी, एक ही डायरेक्शन में होता है तो फिर हम माइनस कर लेते हैं। बुलेट की थीफ के कार के रेस्पेक्ट में स्पीड वी बी माइनस वी टी कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 378 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 से कट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 105 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, कुछ ग्राफ दे रखे हैं, ये ग्राफ, इसके लिए एक फिजिकल सिचुएशन आपको सजेस्ट करनी है। अब आप एक बॉल को इमेजिन करो, सबसे पहले एक स्मूथ फ्लोर पर रखी हुई है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देखिए पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। फिर इसको आपने किक लगाया किसी वॉल की तरफ, ओके, स्लोप आ गया, कुछ वेलोसिटी आ गई, कुछ स्पीड आ गई, और वॉल से स्ट्राइक हुई तो सेम वहीं उस पॉइंट से टर्न बैक होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में टर्न बैक हुई। और मान लीजिए फिर किसी डिफेंडर ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो रेस्ट में आ जाएगी, तो फिर ये एक्स पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बी ग्राफ पर आते हैं। एक बाउंसिंग बॉल इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगा। एक बॉल है, आपने उसको वर्टिकली आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं आपके तो उसकी स्पीड कम होती हुई जाती है, टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी 0 हो गई इस पॉइंट के ऊपर, यस और नो।
और वापस नीचे की तरफ आ रही है वो, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उतनी ही हो जाएगी। यस और नो? अच्छा, अब मान लीजिए ग्राउंड से स्ट्राइक की तो कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, लॉसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कम हो गई उसकी इनलास्टिक कॉलिजन में जैसा होता है, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर से उसका आप देखिए स्ट्राइक होने के बाद फिर ऊपर की तरफ चलेगी, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगी। ये सुनो, तो बार बार ये चलता रहेगा जब तक कि आपकी बॉल रेस्ट नहीं हो जाती है। तो बेस्ट एग्जांपल है बाउंसिंग बॉल। ठीक बात है। सी ऐसा है। अब एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लीजिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं और सामने से बॉलर, तो आपने एक शॉट लगाया उसको, सडन हिट दिया उसको, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, एक छोटे से ड्यूरेशन में एक जबरदस्त एक्सेलरेशन उसको मिलता है। यस और नो? क्लियर है ये वाली बात? शॉर्ट, और फिर वो जब तक कि स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं आ जाती है, रिटर्न नहीं हो जाती है। भाई बॉल मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही थी, बैट से हिट हुई ये बॉल, शॉर्ट ड्यूरेशन में कांटेक्ट में आई और टर्न बैक हो गई जब तक कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ये बता रहा है यहाँ वाला, यहाँ क्या है, ए 0 है तो वी कांस्टेंट हो गया, ए वी कांस्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। फिगर गिव्स द xt प्लॉट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे चैप्टर आएगा बेसिकली। गिव द साइन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। xt कर्व को देखकर हमें बताना है, साइन बताने हैं यहाँ पर, किस किस के, पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। कब कब बताना है? 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड और -1.2 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले 0.3 सेकेंड की बात कर लेते हैं। 0.3 सेकेंड तो समवेयर, देखो ये बीच में तो 0.5 होगा यहाँ, तो 0.3 सेकेंड समवेयर यहाँ कहीं बैठेगा। यस और नो? इस जगह पर। तो आपकी एक्स पोजीशन तो नेगेटिव है, पोजीशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव है ना पोजीशन। ओके, अब स्लोप से देखते हैं हम वेलोसिटी, तो डाउनवर्ड स्लोप है, थीटा 90 से ज़्यादा है ये, तो वो नेगेटिव हो गई वेलोसिटी आपकी। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन एसएचएम में होता है, एक्स के साथ रिलेट होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स का जो भी साइन है उसको उल्टा कर देंगे, तो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? 0.3 सेकेंड पर। अब 1.2 सेकेंड पर बात करते हैं। 1.2 सेकेंड की सिचुएशन कहाँ होगी? ये तो 1.5 है, तो 1.2 यहाँ कहीं होगा, ये 1.2 होगा आपका इधर, है ना? तो एक्स पोजीशन तो पॉजिटिव नजर आ रही है आपको साफ साफ। वेलोसिटी में आप देखिए थीटा 90 से छोटा है आपका, पॉजिटिव स्लोप कहते हैं जिसको अपन, स्लोप अपवर्ड है, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स का जो भी साइन है उसका उल्टा कर देंगे एसएचएम में, तो एक्सेलरेशन का साइन आ जाता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, तो ए हमारा क्या कहलाएगा इसमें? नेगेटिव। ठीक है, एक और -1.2, तो -1.2 की बात करेंगे तो समवेयर यहाँ कहीं होगा, इस जगह पर ये, तो एक्स पोजीशन तो नेगेटिव है आपकी। यस और नो? वेलोसिटी अब पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ ये स्लोप देखिए आपका, थीटा जो है पर्टिकुलर, ये थीटा जो है इस स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का, वो क्या है आपका? पॉजिटिव। थीटा क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। बना के दिखाएं, ये स्लोप जो है आपका, ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे तो ये थीटा पॉजिटिव होगा, 90 से छोटा होगा, तो वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। और बस ए के लिए हमने शॉर्ट टेक्निक बताया आपको कि एसएचएम की बात चल रही है, वहां पर ए और एक्स माइनस के साथ रिलेट होते हैं, तो एक्स का जो भी साइन है उसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 17, एक फिगर दे रखा है हमको xt प्लॉट वन डायमेंशनल मोशन का। अब 3 डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज द ग्रेटेस्ट। ये 3 टाइम इंटरवल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट किस में होगी? गिव द साइन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन ईच इंटरवल ऑफ द टाइम। ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड होगा थर्ड वाले में। क्यों? क्योंकि स्टीपेस्ट है, स्लोप सबसे ज्यादा है। इस जगह पर देखिए, यहाँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये एंगल जो है ना आपका, ये स्लोप tan थीटा ये सबसे ज्यादा होगा एंगल, एग्री। और लीस्ट कहाँ होगा? यहाँ पर, ये फ्लैटेस्ट है सेकंड पर, तो 3 पर तो सबसे ज्यादा होगा। और एवरेज वेलोसिटी के साइन की बात करें अपन, तो फर्स्ट में बात करते हैं अपन, यहाँ पर स्लोप ये आपका अपवर्ड है, पॉजिटिव होगा। सेकंड पे बात करें, ये भी अपवर्ड ही है, पॉजिटिव है यहाँ पर। और ये आपका थीटा जो है, अगर ये ऐसा टेंजेंट में बनाऊं लाइक दिस, तो थीटा 90 से बड़ा हो गया ना, टाइम एक्सिस के साथ में 90 से बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर साइन क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का? नेगेटिव। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। फिर से एक फिगर दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ है पार्टिकल का, अलोंग द कांस्टेंट डायरेक्शन 3 इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में हमको एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। फिर इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज ए कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी को पॉजिटिव मानना है। फिर हमको गिव द साइन ऑफ v एंड a इन द 3 इंटरवल्स, ये 1, 2 और 3 के अंदर। फिर हमसे एक चीज और पूछिए, व्हाट आर द एक्सेलरेशन पॉइंट ए, बी, सी और डी पर। चलिए एक एक बात का जवाब देते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट एवरेज एक्सेलरेशन इंटरवल 2 में होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट स्टिफनेस यानी tan थीटा सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देगा। हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा क्या देगा भाई? एक्सेलरेशन देगा। तो एंगल सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। यहाँ देखिए एंगल ऐसे टेंजेंट बनाइए टाइम एक्सिस के साथ में, ये तो बिल्कुल इसी तरीके का स्लोप होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? सेकेंड टाइम इंटरवल में। एक बात, ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड की बात करें अपन, तो भाई इंटरवल 3 में आ जाइए, यहाँ हाईएस्ट स्पीड है ये वैल्यू, यस और नो? तो ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड होगी, टाइम इंटरवल तो बराबर है। ओके, फिर साइन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है हमसे यहाँ पर। तो इंटरवल 1 में बात करें हम, तो यहाँ देखिए स्पीड है और सबके ये पॉजिटिव है, तो स्पीड पॉजिटिव है। यहाँ स्लोप आपका पॉजिटिव स्लोप है, तो a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब। इंटरवल 2 में आ जाइए, यहाँ पर स्पीड तो आपकी पॉजिटिव होगी। देखिए ऊपर की तरफ स्पीड वैसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, प्लस ही होता है वो तो, लेकिन यहाँ स्लोप देखें आप, तो ये डाउनवर्ड स्लोप हो गया, या थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा टेंजेंट प्लॉट करके देखें अपन, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप है तो। और थर्ड पे बात करें अपन, तो यहाँ स्पीड तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए 0 हो जाएगा। tan थीटा निकालें तो यहाँ टेंजेंट तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ थीटा 0, तो ए कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। फिर एक चीज और हमसे पूछिए इसमें, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी डी पर एक्सेलरेशन। तो अब ये तो हर पॉइंट पर 0 है, क्योंकि आप देखिए जब भी एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना होता है तो स्लोप देखना होता है। जैसे हमने यहाँ बात की थी थर्ड वाले के अंदर, आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे ए पर, बी पर और सी पर, तो सब एक स्ट्रेट लाइन्स आने वाली है हमारी, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस लाइक दिस, ए बी और सी ऐसे। तो थीटा कितना है? 0 हर केस में, थीटा 0 है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 0। और स्पीड या वेलोसिटी टाइम कर्व में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप से दिया जाता है, वो कि हर केस में कितना हमारा? 0। तो आई थिंक क्लियर टू एवरीबॉडी।
आज हमने देखे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।